एनिमे की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर स्टैच हमसे बोलता है कि आप लोगों को पता है कि वैम्पायर कौन होते हैं। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं उन्हीं वैम्पायर्स की बात कर रहा हूँ जो कि लोगों का खून पीते हैं और मैं उन्हीं वैम्पायर्स का एक वंशज हूँ। लेकिन मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें बहुत पसंद है, खासकर जापान की, वहाँ की मांगास और गेम को छोड़कर आखिर खून पीने कौन जाए, और इसलिए मैं यहाँ से जाता नहीं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये है डीमन वर्ल्ड। मेरे सारे पूर्वज बस हमेशा से इंसानों का खून ही पीते थे, लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऊपर से ह्यूमन वर्ल्ड में काफी ज्यादा सनलाइट होती है, आखिर इतनी मेहनत कौन करे। तभी स्टैच को उसके जूनियर क्रीचर डेकू का कॉल आता है और वो उससे बोलता है, बॉस आपने जो मुझे डीवीडी ढूंढने के लिए कही थी वो तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे एक बहुत कमाल की चीज मिली है। बातें बंद करो और जल्दी बताओ तुम्हें क्या मिला है। बॉस मुझे अपने डीमन वर्ल्ड में एक ह्यूमन गर्ल मिली है। क्या सच में तुम्हें एक ह्यूमन गर्ल मिली है? हाँ बॉस, और यहाँ पर लगता है वो गलती से आ चुकी है। हम देखते हैं कि सभी डीमंस ने उस लड़की को घेर रखा होता है और तभी स्टैच बोलता है, डेकू मेरे जूनियर, मैं तुम्हारा टेरिटरी बॉस होने के कारण तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि उसको यहाँ पर जल्दी लाओ। और फिर स्टैच कॉल काट देता है। स्टैच हमें बताता है कि इस डीमन वर्ल्ड में काफी सारी टेरिटरीज हैं और उनके बॉसेस भी हैं, और मैं भी उनमें से ही एक बॉस हूँ। एक लड़की से मिलने की वजह से स्टैच काफी ज्यादा नर्वस होता है और सोचता है कि आखिर वो उससे क्या बात करेगा। और यहाँ उसके जूनियर क्रीचर्स उस लड़की को घूरे जा रहे होते हैं और स्टैच के पास ला रहे होते हैं। अब ये लोग अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं और स्टैच लड़की को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और फिर डेकू को बाहर भगा देता है। लड़की को देखते ही स्टैच का दिल काफी जोरों से धड़कने लगता है और यहाँ नीचे डेकू बाकी सभी क्रीचर से कह रहा होता है, लगता है बॉस उसे अकेले ही खाएंगे। तभी यहाँ पर एक डीमन आकर अपने पैरासिटिक प्लांट बेचने लगता है। तब डेकू से बोलता है कि आखिर तुम किसकी परमिशन से यहाँ पर ये बेच रहे हो? क्या मुझे इनको बेचने के लिए किसी की परमिशन भी लेनी होगी? हाँ, तुम्हें यहाँ भी कुछ बेचने के लिए हमारे टेरिटरी बॉस से परमिशन लेनी होगी। तो ठीक है, उसे यहाँ बुलाओ। क्या मुझे उससे मिलने के लिए बाद में आना पड़ेगा? तो मैं उसे खुद ही नीचे लाता हूँ और फिर वो डीमन अपने पैरासिटिक प्लांट से उन पर अटैक कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ वो लड़की स्टैच से कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी उसे डेकू का कॉल आता है और डेकू से बताता है कि एक डीमन उसे उसकी टेरिटरी के लिए चैलेंज कर रहा है, लेकिन स्टैच को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो कॉल कट कर देता है। लेकिन तब वो लड़की बोलती है कि लगता है तुम्हारे दोस्त काफी मुसीबत में है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तब स्टैच बोलता है कि ऐसा होता रहता है, काफी लोग मुझे मेरी टेरिटरी के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही डीमन वर्ल्ड का रूल है, जो भी जिसकी टेरिटरी पर अटैक करके जीतेगा वो टेरिटरी उसकी हो जाएगी। अब लड़की बोलती है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तुम कह रहे हो कि ये डीमन वर्ल्ड है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। स्टैच बोलता है, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं एक ह्यूमन लड़की से बात कर रहा हूँ। तब वो लड़की काफी मासूमियत से बोलती है कि हे, मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त सच में काफी मुसीबत में है, तुम्हें जाना चाहिए। और ये सुनकर स्टैच का दिल दोबारा से धड़कने लगता है और वो मन में सोचता है आखिर मुझे ये हो क्या रहा है। पर तभी उसके अंदर का वैम्पायर बाहर आने लगता है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। लड़की उससे पूछती है आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? तभी स्टैच पीछे मुड़कर बोलता है, मैं क्या करूँ, तुम इतनी क्यूट हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। और अभी तुमने मुझसे कहा है कि मुझे अपने दोस्तों को बचाने जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। और ऐसा बोलकर वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और सोचने लगता है, मैंने बड़ी मुश्किल से उसके सामने खुद को कंट्रोल किया, मेरा मन उसका खून पीने का कर रहा था। ये सोचने के चक्कर में स्टैच ध्यान ही नहीं देता कि एक पैरासिटिक प्लांट उसके ही अपार्टमेंट में जा रहा है। नीचे पहुंचते ही वो देखता है कि उसके सामने पैरासिटिक प्लांट उसके दोस्तों पर अटैक कर रहा है और वो डीमन बोलता है, तो फाइनली तुम नीचे आ गए। लेकिन स्टैच बिना टाइम बर्बाद किए उसके सारे पैरासिटिक प्लांट को तबाह कर देता है और बोलता है, मैं कोई नॉर्मल वैम्पायर नहीं हूँ, मैं लहसुन खाता हूँ और मुझे क्रॉस से भी डर नहीं लगता, क्योंकि वैम्पायर होने से पहले मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो कैसे भी अपनी लाइफ को जी सकता है। और ऐसा बोलकर वो अपनी पावर की मदद से उस सामने वाले डीमन के हर्ट को फोड़ डालता है। तब डेकू बोलता है, आज तो आप काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे हो बॉस। अब स्टैच वापस से अपने रूम में आता है, पर वो देखता है कि एक पैरासिटिक प्लांट उस लड़की को खा चुका है और उसके अंदर से कुछ हड्डियां बाहर फेंकता है। स्टैच गुस्से में उस पूरे प्लांट को तबाह कर देता है और उसके अंदर से उस लड़की के कपड़े निकलते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। पर तभी डेकू बोलता है, बॉस अपने पीछे देखो। और पीछे कोने में वो लड़की बैठी होती है, लेकिन बिना कपड़ों के। स्टैच सोचता है अगर वो लड़की वहाँ है तो ये कपड़े किसके हैं? वो लड़की बोलती है, मुझे जल्दी से कपड़े दो। लेकिन तभी स्टैच उसके पास जाता है और बोलता है, मुझे तुम्हारा चार्म कम लग रहा है। डेकू बोलता है, बॉस आपने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने सुना है कि जब कोई डीमन वर्ल्ड में मर जाता है तो वो गोस्ट बन जाता है और इस लड़की के
इसके सर पे ट्रायंगल को देखकर मुझे लगता है कि ये भी एक गोस्ट बन चुकी है। डेकू, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ये लड़की मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैं कैसे भी इसे वापस ह्यूमन बना कर रहूंगा। और यहाँ वो लड़की बोलती है मुझे जल्दी से कोई कपड़े दो। अब स्टैच उसे अपने कपड़े दे देता है और अब वो लड़की स्टैच से बोलती है तुमने कहा कि तुम मुझे जिंदा करने वाले हो, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। स्टैच उससे पूछता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वो बताती है मेरा नाम फ्यूमी है। स्टैच बताता है कि मैं तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए रिसर्च कर रहा हूँ। तब फ्यूमी बोलती है लेकिन तुम तो मांगा पढ़ रहे हो। तो क्या हो गया, मांगा में भी ऐसी काफी सारी स्टोरीज हैं जिसके अंदर ह्यूमन को वापस जिंदा किया गया है और मैं उनमें से एक तरीके का इस्तेमाल करूंगा। अब फ्यूमी सोचती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मुझे ही कुछ सोचना होगा। और तभी वो चिल्लाकर बोलती है हे, मुझे याद आ गया। आखिर तुम्हें क्या याद आ गया? क्या तुम्हें वापस ह्यूमन बनने वाला स्पेल याद आ गया? नहीं बेवकूफ, मुझे ये याद आ गया कि मैं किस जगह और किस टाइम पर इस वर्ल्ड में आई थी। और जब स्टैच फ्यूमी के साथ वहाँ पर जाता है तो वो पाता है कि वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट है। अब स्टैच बोलता है कि ये तो ब्लैक कर्टन है, लेकिन इसमें से सिर्फ कास्टर ही आ जा सकता है और एक बार यूज करने के बाद ये बेकार हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये अभी भी यहाँ पर है। हमें इसे डायरेक्टली इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानना होगा। और फिर वो फ्यूमी को लेकर एक बार में आ जाता है जहाँ डीमन बारटेंडर के ऊपर बैठा एनिमल बोलता है अगर तुम मुझे परेशान करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। और उसको बात करता देखकर फ्यूमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको सहलाने लगती है। तब स्टैच बारटेंडर से बोलता है मुझे देखकर तो तुम्हें मेरी सिचुएशन पता ही चल गई होगी। तो वो बारटेंडर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है मुझे पता चल गया है, ये लड़की पहले ह्यूमन थी लेकिन अब ये धीरे धीरे डीमन बनती जा रही है और ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है। तब स्टैच गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम मुझे कुछ और बताओ, क्या हम उस कर्टन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर इसे वहाँ पर ले जा सकते हैं। वो डीमन बोलती है हाँ तुम इसे ले जा सकते हो। स्टैच बोलता है तो अब ठीक है और मैं भी इसके साथ ही जा रहा हूँ। ये सुनकर वो एकदम हैरान हो जाती है क्या तुम भी वहाँ जा रहे हो, तो तुम्हारी आखिर इस टेरिटरी का क्या होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम कुछ नहीं संभाल पाओगे। अगर एक बार ये बात बाहर आ गई तो तुम्हें पता नहीं है कि पूरे डीमन वर्ल्ड में हलचल मच जाएगी। तभी यहाँ डेकू एक बंदे के साथ आता है और बोलता है हे बॉस, ये बंदा हमारे साथ हमारे क्रू को ज्वाइन करना चाहता है। हेलो बॉस, मेरा नाम यशिडा मिमिक है और मैं हमेशा से ही आपकी तरह बनना चाहता था, तो प्लीज मुझे अपने क्रू में ज्वाइन कर लीजिए। तो वो एनिमल डीमन बोलता है हे डेकू, तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉस टेरिटरी छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड जा रहा है। अगर ये खबर बाहर निकल गई तो पूरे डीमन वर्ल्ड में मौत का खेल चालू हो जाएगा और सभी लोग स्टैच की टेरिटरी के लिए लड़ पड़ेंगे। स्टैच बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ जाने से पहले ही अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी और को यहाँ का लीडर बना दूंगा। हे यशिडा, अब से तुम मेरे टेरिटरी के लीडर हो। और तभी यशिडा अपना मुंह बाहर निकालता है जो कि स्टैच के जैसा होता है। तब यशिडा बताता है कि ये मेरी काबिलियत है कि मैं किसी की भी तरह अपना चेहरा कर सकता हूँ। डेकू बोलता है तो इससे हमारा ही फायदा है, जब तक बॉस ह्यूमन वर्ल्ड में रहेंगे तुम हमारे साथ यहाँ पर हमारे पर रूल करना। अब स्टैच बोलता है तो ये बात तय रही, मैं जा रहा हूँ ह्यूमन वर्ल्ड। और ऐसा बोलकर वो टॉयलेट करने चला जाता है। यहाँ ह्यूमन गर्ल बोलती है कि क्या तुम्हारा बॉस हमेशा से ही ऐसा था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी जिंदा भी कर पाएगा। लेकिन डेकू बोलता है हमारे बॉस ऐसे ही हैं, लेकिन अगर वो कुछ ठान ले तो वो उसे पूरा कर ही रहते हैं और वो तुम्हें वापस ह्यूमन बना कर रहेंगे। अब स्टैच फ्यूमी के साथ ब्लैक कर्टन की मदद से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और आते ही पूछता है आखिर ये क्या है। ये मेरा कमरा है। आखिर ये कैसा कमरा है, ये तो किसी जेल से कम नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ, घर का काम करती हूँ और फिर अपना कमरा साफ करती हूँ और यही मेरा डेली रूटीन है। तभी स्टैच बोलता है तो चलो तुम्हारे स्कूल चलते हैं, मैंने मांगा में पढ़ा है कि स्कूल काफी कमाल का होता है। अब वो फ्यूमी के स्कूल जाने लगता है, लेकिन नीचे आते ही फ्यूमी को उसके डैड मिल जाते हैं और वो बोलते हैं फ्यूमी आखिर तुम थी कहाँ, मैंने सुना है कि कल तुम स्कूल भी नहीं गई, और आखिर ये लड़का कौन है। और डैड कितना बोलते ही स्टैच उनके मुंह पर एक स्प्रे मार देता है जिसकी वजह से वो काउंट डाउन होकर यहाँ से चले जाते हैं। आखिर तुमने मेरे डैड के साथ ये क्या किया। हम लोग इस स्प्रे की मदद से उन सभी लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं जिन्हें हमने कभी न कभी काटा हो। और अब स्टैच ह्यूमन वर्ल्ड में इंसानों की टेक्नोलॉजी और उनकी हर एक चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने लगता है और उनकी फोटो खींचने लगता है। वो हर छोटी सी छोटी चीज की फोटो खींचने लगता है जो देखकर फ्यूमी बोलती है अगर तुम ऐसे ही फोटो लेते रहोगे तो सब हमें ही देखेंगे, तो मैं उन सब पर ये स्प्रे मार दूंगा। और ऐसे ही स्टैच जहाँ भी जाता है उन सभी लोगों के ऊपर स्प्रे मार देता है, यहाँ तक कि फ्यूमी के स्कूल में भी। और ये सब देखकर फ्यूमी सोचने लगती है स्टैच तो सभी लोगों के मुंह पर स्प्रे मार दे रहा है जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि हम एक नॉर्मल इंसान हैं, तो शायद मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकती हूँ। तभी स्टैच उसके पास आता है और बोलता है आखिर तुम रो क्यों रही हो। मुझे लगता है कि हमें डैड को बता देना चाहिए कि मैं मर चुकी हूँ, और आखिर तुम उनसे बोलोगी क्या कि डैड मैं मर चुकी हूँ, मुझे नॉर्मल ट्रीट कीजिए। वो तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे और वैसे भी तुम्हारे पैर गायब हो रहे हैं। और फ्यूमी देखकर हैरान हो जाती है कि उसका शरीर गायब होने लगा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस बारटेंडर ने तो कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा ध्यान से याद करो, उस बारटेंडर ने ये भी कहा था कि अगर हम ज्यादा देर रुकेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो अब क्या होगा, क्या मैं गायब हो जाऊंगी। मैं गायब होना नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहता कि तुम गायब हो
जाओ। और फिर वो अपने अंगूठे को बाइट करते हुए बोलता है, और इसीलिए तुम्हें मेरा खून चूसना होगा जब तक कि मैं कोई नई तरीका नहीं ढूंढ लेता। तुम इतना सोच क्या रही हो, मेरे खून को जल्दी पियो। और फ्यूमी उसके खून को पीने लगती है और स्टैच बोलता है, जब तक मैं कोई नई तरीका नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं तुम्हारा ब्लड सप्लायर रहूंगा। स्टैच का खून पीते ही फ्यूमी का शरीर वापस नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके खून की वजह से फ्यूमी को चक्कर आने लगता है और वो वहीं सो जाती है। अब स्टैच बाहर आता है और सोचता है, जब मैं डीमन वर्ल्ड में था तो मैं इंसानों से मिलने के लिए काफी बेचैन रहता था, लेकिन अब जब मेरे सामने इतने सारे इंसान हैं तो मेरे अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ फ्यूमी की चिंता है। वो शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल बन चुकी है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग घर जाने लगते हैं और तब फ्यूमी बोलती है, आखिर तुम वापस डीमन वर्ल्ड में क्यों जाना चाहते हो? यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है। मुझे वहाँ इसलिए वापस जाना है क्योंकि मेरी पावर बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, और अगर इसी तरह से रहा तो होने वाली टेरिटरी बैटल में मैं जीत नहीं पाऊंगा। आखिर तुम कौन सी बैटल की बात कर रहे हो? मैं द सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बैटल की बात कर रहा हूँ। मेरी नजर हमेशा से ही उस टेरिटरी पर रही है और अब मैं उसे पाना चाहता हूँ। और ऐसे ही बात करते करते वो फ्यूमी के रूम तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही एक लड़की आई होती है और वो बोलती है, मेरा नाम है बेल और ये ब्लैक कर्टन मेरा है। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि ये कास्ट कैसे हुआ था। हाँ, मैं इसे वहाँ खोलती हूँ जहाँ भी खजाना होता है। और आखिर तुमने बिना पूछे मेरे इसे यूज कैसे किया? और अब तुम दोनों को इसकी फी देनी होगी, एक पर्सन का 30 मिलियन और 2 पर्सन का 60 मिलियन। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसा चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं बाहर डीमन वर्ल्ड में सबको बता दूंगी कि तुम अपनी टेरिटरी को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में हो। स्टैचू से पैसे देने के लिए नहीं मानता, तभी बेल उसे एक गैजेट की मदद से गायब कर देती है, जो देखकर फ्यूमी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बेल उससे बोलने लगती है, लेकिन फ्यूमी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती। यहाँ हम बाहर रोड पर स्टैच को देखते हैं, तभी वहाँ पर बेल फ्यूमी को हॉस्टेज बनाकर लाती है और बोलती है, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं इसे मार दूंगी। आखिर क्या काम है तुम्हारा? तुम्हें उस सामने वाली बिल्डिंग में जाकर मेरे लिए एक चीज को लाना है। आखिर वो क्या है? तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और अब स्टैच उस बिल्डिंग में आ जाता है जहाँ उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, और वो स्टैच को देखकर ही समझ जाता है कि स्टैच भी एक मॉन्स्टर है। मुझे यहाँ पर किसी ने ये बोलकर भेजा है कि मुझे उसके लिए एक आइटम लाना है। अच्छा, तो तुम उस टाइप के मॉन्स्टर हो, तो चलो मेरे साथ। यहाँ बेल उस ब्लैक कर्टन को बंद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे बंद ही नहीं होता और वो बोलती है, अब इसे सिर्फ वही बंद कर सकता है जिसने इसे खोला हो। फ्यूमी उससे पूछती है, तो आखिर इसे किसने खोला है? उसी ने जिसने मुझसे इसे चुराया है, और वो शायद बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगी और उसे अपना गुलाम बना लूंगी। और यहाँ दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर स्टैच से बोलता है, ये है और की पैंटी। ये एक लेजेंडरी पीस है जिसे काफी सदियों से पहना गया है, लेकिन ये आज तक नहीं फटी, और अगर ये तुम्हें खुद के लिए चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और ऐसा बोलते ही वो स्टेज के पेट में एक मुक्का मारता है और स्टेज सीधा दीवार में टकराता है और वो बोलता है, क्या यार, मुझे ये बेकार सी चड्डी नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? इसे बेकार कहा? ये एक लेजेंडरी पीस है। और ऐसा बोलकर वो स्टैच को दोबारा से मारने वाला होता है, लेकिन स्टैच उसे अपनी पावर से फ्रीज कर देता है और उसे धीरे से मुक्का मारता है, लेकिन धीरे से मारने के बावजूद वो काफी दूर जाकर गिरता है और स्टैच उस लेजेंडरी पीस चड्डी को ले लेता है। और यहाँ बेल स्टैच से बोलती है, मुझे ये चड्डी नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तफीमी बोलती है, स्टैच गुस्सा मत करो, इसे किसी ऐसी की तलाश थी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे टेस्ट करने के चक्कर में मैंने लगभग इस मॉन्स्टर को मार ही डाला था। फिमी बोलती है, बेल को पता है कि इंसानों को कैसे जिंदा करना है। तब बेल बताती है कि मेरे पास एक बुक थी जिसके अंदर इंसानों को जिंदा करने के बारे में लिखा हुआ था। तो आखिर वो बुक अब कहाँ है? मैंने उसे बेच दिया। आखिर तुमने उसे कहाँ बेचा? मैंने उसे वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में बेच दिया, जिसे कि वुल्फ टेरिटरी भी कहा जाता है। क्या कहा? वुल्फ टेरिटरी? हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? क्या तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन अब हम दोनों राइवल्स हैं। और यहाँ डीमन वर्ल्ड में हम देखते हैं वुल्फ को, जो कि एक मॉन्स्टर से टेरिटरी बैटल लड़ रहा होता है और उसे हरा भी देता है। तब वुल्फ के टीममेट्स बोलते हैं, तुम सभी कान खोलकर सुन लो, ये टेरिटरी अब हमारी है। और तब हम देखते हैं कि उनका लीडर यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। स्टैच आगे बोलता है, वुल्फ एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ लड़ना जानता है। तभी बेल बोलती है, हमें तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम उसे बचपन से ही जानते हो तो तुम उससे आसानी से बुला पाओगे। ये इतना भी आसान नहीं है। माना कि हम दोस्त थे, पर हम टेरिटरी के लीडर हैं। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलते कि तुम्हें मेरी पावर की मदद से उससे मिलना है? लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। तब स्टैच को काफी गुस्सा आने लगता है और उसे खींचकर मुक्का मारने जाता है, लेकिन बेल अपने गैजेट की मदद से वो मुक्का स्टैच के ही पड़वा देती है। यहाँ डीमन वर्ल्ड में वो बारटेंडर और डेकू ये सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो एनिमल बोलती है, स्टैच के यहाँ ना होने से कितना माहौल शांत है, काश ऐसा ही रहे। पर तभी पीछे से स्टैच आकर उसे पकड़ लेता है। स्टैच को देखकर एनिमल एकदम हैरान हो जाता
जाती है और पूछने लगती है, बॉस आखिर आपको ये क्या हुआ। तभी यहाँ पर फ्यूमी बताती है कि स्टैच ने अपने पंच को अपने ही मुंह पे मार लिया। स्टैच काफी गुस्से में बोलता है, मैं उस बैल को नहीं छोड़ूंगा। ए एनिमल, तुम मेरे साथ चल रहे हो वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में। और ये सभी बातें बैल भी अपने मैजिक के मुंह से सुन रही होती है और बोलती है। तो वो खुद से ही वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जा रहा है। तब वो मेडुसा मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हें उस अपनी पावर की मदद से वहाँ भेज देना चाहिए। लेकिन बैल को ऐसा लगता है कि स्टैच अपनी असली पावर छुपा रहा है और उसी ने उसका ब्लैक कर्टन चुराया था। तभी मॉन्स्टर बोलता है, तुम सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें स्टैच पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ, मैं तो बस कल्प्रिट को ढूंढना चाहती हूँ। वो बात अलग है कि मैं उसे बाद में अपना डार्लिंग बना लूंगी। यहाँ डीमन वर्ल्ड में डेकू स्टैच के पास आकर बोलता है, बॉस सारी तैयारियां हो चुकी है। और उसके ऐसा बोलते ही यहाँ पर एक कैरेज आती है जिसके अंदर ये तीनों बैठ जाते हैं। कैरेज को चलाने वाले मॉन्स्टर काफी तेजी से चला रहे होते हैं, जिस वजह से उस एनिमल को उल्टी आने लगती है और वो बोलती है, मेरी चैन ढीली करो। तो स्टैच उसे उठाता है और बोलता है, ये नखरे करना बंद करो, तुम बस मेरे साथ चुपचाप चलो, मुझे तुम्हारी तीसरी आंख के पावर की जरूरत है। अपनी पावर्स की मदद से एक सेफ रास्ता ढूंढो। तुम ढूंढ रहे हो या मैं तुम्हें फ्यूमी को खिला दूं। और ये सुनकर एनिमल डर जाता है और फिर वो एक सेफ रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में ही उसे वुल्फ की टीम दिख जाती है और वो कैरेज को रोकने के लिए बोलता है। लेकिन भगाने वाले मॉन्स्टर की बात सुन ही नहीं पाते और वो सच में वुल्फ से टकराने वाले होते हैं। लेकिन वुल्फ कराने से पहले ही अपनी रोड से उस कैरेज को बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि स्टैच उसकी रोड पर खड़ा हुआ है और बोलता है, काफी समय बाद मिले वुल्फ बॉय, इस नाम से सिर्फ मुझे तुम ही बुला सकते हो स्टैच। के बाद वुल्फ अपनी रोड को हटाता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। स्टैच उससे उस बुक के बारे में पूछता है लेकिन वुल्फ मना कर देता है कि उसके पास वो बुक है ही नहीं। तब स्टैच उसे उसकी पावर की मदद से उस बुक को ढूंढने के लिए बोलता है। लेकिन वुल्फ बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो, मैं पूरी वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड का एक लौता लीडर हूँ और मैं बस तुम्हारी उस बुक के लिए इतनी मेहनत करूँ। तो चलो ठीक है, इसे पुराने तरीके से निपटाते हैं। अगर मैं जीता तो तुम मुझे वो बुक ढूंढने में मदद करोगे और अगर तुम जीते तो वो लड़की मैं तुम्हें दे दूंगा। वुल्फ फ्यूमी को देखता है और बोलता है, ये मेरे टाइप की तो नहीं है लेकिन तुम कह रहे हो तो ठीक है। और फ्यूमी वुल्फ का चेहरा देखकर उल्टी करने लग जाती है, जिससे वुल्फ बोलता है, क्या मेरा चेहरा इतना गंदा है? नहीं यार, ये बस उसकी आदत है। अब नेक्स्ट सीन में स्टैच उस एनिमल और फ्यूमी के साथ एक बार में बैठा होता है और उनको बताता है, वुल्फ और मैं बॉलिंग बैटल करेंगे। वुल्फ और मैं 2 डिफरेंट टाइप के डीमन हैं, जहां मैं अपने मैजिक की मदद से अपनी पावर को इस्तेमाल करता हूं, वहीं वुल्फ सिर्फ अपनी पावर की मदद से लड़ाई करता है। और बैटल के दौरान में वुल्फ अपनी पावर की मदद से बॉल को फेंकेगा, लेकिन मैं अपने मैजिक से कंट्रोल कर फेंकूंगा। तभी यह वुल्फ आकर स्टैच को बुलाने लगता है अपनी बैटल के लिए और तब हमें पता चलता है कि बॉलिंग का नहीं, असल में बॉक्सिंग का मैच है। यह एनिमल स्टैच से बोलती है कि बॉक्सिंग में तो तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है। लेकिन स्टैच बोलता है, बात फ्यूमी की है, मैं हार नहीं सकता। और यहाँ वुल्फ के टीममेट बोलते हैं, कहीं वो भाग तो नहीं गया। लेकिन वुल्फ बोलता है, मैं जानता हूँ वो नहीं भागेगा क्योंकि बात यहाँ एक लड़की की है। यहाँ फ्यूमी भी चेयर गर्ल बनकर आई होती है, जिसको देखकर वुल्फ की नाक से खून निकलने लग जाता है और अब वो कैसे भी फ्यूमी को अपनी साइड जाता है। और अब स्टैच के आते ही मैच स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होते ही वुल्फ स्टैच के ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर देता है, लेकिन स्टैच उसके पंचेस को डॉज करने लग जाता है और अब अचानक से वुल्फ को वो जकड़ लेता है। वुल्फ बोलता है, बॉक्सिंग में तुम्हारा कोई चांस ही नहीं कि तुम मुझसे जीत पाओ। और ऐसा बोलकर वो खींचकर स्टैच को एक पंच मारता है और स्टैच वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। रेफरी काउंटिंग करना स्टार्ट करता है और 7 की काउंटिंग में ही स्टैच वापस खड़ा हो जाता है। वुल्फ दोबारा से काफी तेजी से स्टैच के ऊपर अटैक करने लग जाता है और उसके पंच सही में ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिस कारण स्टैच को काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज आ जाती हैं। स्टैच को पिटता देखकर एनिमल बोलती है, मुझे पहले ही पता था, इसका कोई चांस ही नहीं वुल्फ के आगे जीतने का। स्टैच एक ऐसा वैम्पायर है जिसकी हीलिंग पावर काफी खतरनाक है, लेकिन अगर ऐसे ही वो लड़ता रहा तो वो नहीं जीत पाएगा। और यहाँ वुल्फ उसे लगातार मारे जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि जितना वो स्टैच को मार रहा है उतना ही वो थकता जा रहा है। और तब उसे उसकी गर्दन के पीछे स्टैच का एक दांत मिलता है और वो बोलता है, तो अब तक तुम मेरी पावर से खुद को हील कर रहे थे, तो अब तुमने पकड़ ही लिया। हाँ, मैं तुम्हारी पावर से खुद को हील कर रहा था और अब मैं तुम्हें काफी आसानी से हरा दूंगा। और ऐसा बोलकर स्टैच उसे खींचकर एक मुक्का मारता है, जिससे वुल्फ वहीं नॉकआउट हो जाता है। लेकिन रेफरी की 4 की काउंटिंग के बाद वुल्फ वापस से खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्टैच आखिर वो क्या चीज है जिस वजह से तुम इतना नीचे गिर गए कि मुझे अपनी वुल्फ फॉर्म में आना पड़ा? बताओ स्टैच, आखिर वो क्या चीज है? वो चीज असल में ये लड़की है। ये लड़की पहले एक इंसान थी पर अब ये मरकर एक गोश्त बन चुकी है, लेकिन मैं इसे वापस से इंसान बना कर रहूंगा। क्या मजाक है, तुम उस टाइम के वैम्पायर हो ही नहीं। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम इसे जिंदा कर कर इसका खून पीना चाहते हो? सुनकर स्टैच काफी ज्यादा गुस्से में वुल्फ को मारने वाला होता है, लेकिन तभी फ्यूमी आकर उसे खींच कर एक चाटा मारती है। अब बस बहुत हुआ, अगर
अगर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो तो क्या तुम ये सब यही खत्म नहीं कर सकते? तभी यहाँ बेल आकर बोलती है, तुम दोनों ही इस मैच को हार चुके हो और अब मैं तुम दोनों को ही गायब कर दूंगी। और वो पूरे रिंग में एक केमिकल से तीनों को गायब कर देती है। तीनों ही एक अजीब सी जगह होते हैं जहाँ पर वुल्फ स्टैच से पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? हाँ, उसका नाम बेल है और उसने मुझसे कहा था कि वो बुक तुम्हारे पास है। अच्छा, और उस लड़की ने मेरे से कहा था कि मुझे बॉलिंग की जगह बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तभी यहाँ बेल आ जाती है और उसके हाथ में ही वो बुक होती है, जो देखकर स्टैच बोलता है, तो तुम मुझे इतनी देर से बेवकूफ बना रही थी और ये बस तुम्हारे ही पास थी। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसे वापस ले लेती हूँ। लेकिन स्टैच उस बुक को वापस ले लेता है और अब वो उस बुक के अंदर फ्यूमी को जिंदा करने के लिए चीजें देखने लगते हैं। लेकिन उन तीनों को ही वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। स्टैच फैसला करता है कि वो बुक के ऑथर से ही पूछेगा कि आखिर इसमें क्या लिखा है। लेकिन ऑथर का नाम देखते ही स्टैच काफी ज्यादा डर जाता है और घबराने लगता है। सभी लोग उससे पूछने लगते हैं, आखिर क्या हुआ? तब स्टैच बोलता है, इस बुक का ऑथर वैम्पायर वेस्टी ब्लड है, जो कि मेरा बड़ा भाई है और वो हेल के अपर साइड रहता है। फ्यूमी बोलती है, ये तो अच्छी बात है, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तब बेल बोलती है, लेकिन स्टैच की हालत को देखकर लगता है कि बात कुछ अलग है। तुमने सही कहा, वहाँ का नाम सुनते ही मुझे घबराहट हो रही है। तब एनिमल में बताता है कि हेल के ऊपर के रीजन को एप्रोपोलिस कहते हैं और वहाँ से वही डीमन रहते हैं जिन्होंने की सारी टेरिटरी को कॉन्कर कर रखा हो। यानी कि एप्रोपोलिस में सिर्फ डीमन के लिए रह सकते हैं। एप्रोपोलिस एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे डीमन वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाता है। तुम कह सकते हो कि वही डीमन वर्ल्ड के रूल भी बनाए जाते हैं। तब वो बोलता है, लेकिन स्टैच, तुम तो वैम्पायर की नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे वहाँ जाना तो घर जाने जैसा ही होगा। तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं ही वो था जो घर छोड़कर भाग गया था। पर तब वुल्फ काफी गुस्से में स्टैच की गर्दन पकड़कर उससे बोलता है, फालतू की बकवास करना बंद करो। याद करो तुमने उस लड़की से क्या कहा है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो यहाँ तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और तब स्टैच मान जाता है। इसके बाद वुल्फ बेल की तरफ देखने लगता है और तब बेल बोलती है, अगर तुम ऐसा सोचे हो कि मैं अपनी मैजिक की मदद से स्टैच को एप्रोपोलिस ले जाऊं तो मैं ये नहीं करूंगी। पर तब वुल्फ उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है, तुम्हारे सिली गेम की वजह से ही हम दोनों एक दूसरे को लगभग मारने ही वाले थे और अगर तुम्हें बॉयज की फीलिंग का कोई मतलब नहीं पता तो मैं भी तुम्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। धमकी सुनकर बेल डर जाती है और मान जाती है। वुल्फ स्टैच से बोलता है, तुम जाओ और मैं यहाँ फ्यूमी का ध्यान रखता हूँ। और ऐसा बोलकर वो उसे लात मारकर पोर्टल में भेज देता है। तब बेल बताती है कि अभी ये वहाँ से कनेक्ट नहीं था। यहाँ स्टैच एक रूम में पहुँच जाता है और सोचता है आखिर ये कौन सी जगह है। तभी बेल आकर उसे बताती है कि ये उसका कमरा है। असल में उसके टेलीपोर्टेशन पोर्टल सारे के सारे ऑटोमेटिकली उसके कमरे से कनेक्ट है। अब थोड़ी देर बाद स्टैच नहा कर आता है और उसके शावर को यूज करने के लिए शुक्रिया भी बोलता है। इसके बाद बेल नहाने जाती है और नहाते नहाते भी वो अपने मैजिक की मदद से स्टैच पे नजर रख रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ एनिमल बोलती है, वैसे वुल्फ तुम भी तो वेयर वुल्फ की एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम भी एप्रोपोलिस जा सकते हो। तब वुल्फ बोलता है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे अंदर एक नॉर्मल डीमन का भी खून दौड़ता है और इसीलिए उन लोगों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। और ये सुनकर एनिमल बोलती है, अच्छा, और इसीलिए ही तुम सारी टेरिटरी पर कब्जा कर रहे हो ताकि तुम एप्रोपोलिस जा सको और तुम्हारी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। कितनी दुख भरी कहानी है तुम्हारी। और ऐसा बोलकर फ्यूमी भी उसके साथ रोने लगती है। तब बेल भी नहाकर आ जाती है और वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती है ताकि स्टैच बहल जाए। स्टैच उससे पूछता है, आखिर तुमने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम अभी भी मेरा टेस्ट ले रही हो? नहीं, वो सब तो हो चुका, अब तो मुझे तुम्हें जानना है। मुझे पक्का पता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तब बेल उसके कान में बोलती है, तुम जो भी छुपा रहे हो मैं उसे देखना चाहती हूँ। और ये सुनकर स्टैच उससे काफी दूर हो जाता है, जो देखकर बेल काफी जोरों से हंसने लगती है। और फिर थोड़ी देर बोलती है, वैसे स्टैच तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? अब ये सब करना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारा क्या मतलब था कि मैंने कुछ छुपा रखा है। मुझे लगता है कि स्टैच तुम्हारे अंदर तुम्हारी आधी पावर सील है और तुम उसे छुपा रहे हो। तुमने सही कहा, मेरी आधी पावर अभी तक सील है और ये मेरे बड़े भाई ने गिरा है क्योंकि बचपन में वो मेरे ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता था। मेरी पावर को अवेक करने के लिए वो मेरे ऊपर नए नए प्रकार के एक्सपेरिमेंट करता था और एक दिन उसने मेरे से कहा, हे स्टैच, मुझे वो तरीका मिल चुका है जिससे मैं तुम्हें बिना मारे तुम्हारी पावर्स को सील कर सकता हूँ। और ऐसा बोलकर वो एक बुलेट स्टैच के दिल में शूट कर देता है। इस बुलेट से तुम्हारी पावर सील रहेंगी और सिर्फ मैं ही उन्हें निकाल सकता हूँ। और उस दिन मुझे पता चला कि मेरे भाई का रियल मोटिव मेरी पावर को अवेक करना नहीं बल्कि मुझे मारना था। वो बुलेट आज भी मेरे दिल में है। वैसे तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी पावर को सील क्यों करना चाहता था? लेकिन स्टैच उस बात को काटते हुए बोलता है, वैसे ये तुम क्या चला रही हो? बेल बताती है कि मैं इससे खाना ऑर्डर कर रही हूँ और तब स्टैच उसे मांग लेता है और उस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। लेकिन काफी देर तक उसके ये चलाने पर बेल उसे खींचकर एक लात मारती है और बोलती है, क्या तुम्हें एप्रोपोलिस नहीं जाना? क्या हमें आज ही जाना होगा? अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम कल चलेंगे। यहाँ डीमन वर्ल्ड में वुल्फ बोलता है, अगर तुम्हें सोना है तो
तुम सो सकते हो। और ऐसा बोलते ही फ्यूमी तुरंत सो जाती है। तब एनिमल उससे बोलती है कि वुल्फ तुम इसे उठाकर इसके कमरे तक छोड़ दो। और जैसे ही वुल्फ उसे कंधे पर लेता है, एनिमल उसे बताती है कि इसके पैर गायब हो रहे हैं। देखकर वुल्फ एकदम हैरान हो जाता है और काफी तेजी से भागने लगता है। तब एनिमल उससे पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहीं पास में एक डीमन रहता है जो कि एक डॉक्टर भी है, जैसे साइकोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है। वो नए नए एक्सपेरिमेंट भी करता है। वो जरूर कुछ न कुछ इसमें हमारी मदद कर पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ बेल उसे लेकर एप्रोपोलिस पहुँच जाती है और बोलती है यहाँ से तुम्हें अकेले ही जाना होगा। और अब स्टैच छुपते छुपाते अंदर जाने लगता है, पर तभी एक लड़की उसका रास्ता रोक लेती है। तब स्टैच बोलता है हे लिच तुम यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन लिच ऐसा सुनते ही उस पर अटैक करने लग जाती है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जैसे वैम्पायर की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलो लिच, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई नहीं मानती। तुम वैम्पायर्स के नाम पर एक धब्बा हो, एक भगोड़ा मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। और मैंने काफी दिनों से तुम्हारे गुनाहों की सजा देने के लिए वेट किया है। ऐसा बोलकर वो स्टैच के ऊपर एक मैजिक कास्ट कर देती है, जिसके बाद आसमान से एक मुक्का आता है और स्टैच को मारकर जमीन में घुसा देता है। तब स्टैच बोलता है मुझे दुनिया में सबसे बेकार भाई बहन मिले हैं, जो कि मुझे खुद ही हेल के एक अल्टीमेट प्रिजन में डाल रहे हैं। और इसके साथ ही स्टैच एक प्रिजन में जाकर गिरता है। अब स्टैच प्रिजन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाता। तब उसकी बहन बोलती है ये करने का कोई फायदा नहीं है। तब स्टैच को वहाँ एक बटन दिखता है और वो बोलता है आखिर ये किस काम का है। तब उसकी बहन बोलती है अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो दबा कर देख लो। स्टैच बटन को दबा देता है और तब एक अनाउंसमेंट होने लगती है कि कैदी ने चैलेंज बटन को दबा दिया है। और उसके साथ ही पीछे वाली दीवार उठ जाती है। और जब स्टैच वहाँ जाता है तो वो पाता है कि उसकी अपोनेंट उसकी बहन है। स्टैच अपनी बहन को देखकर स्माइल करने लगता है। तब उसकी बहन बोलती है तुम्हें तो मैं ऐसे ही हरा दूंगी। स्टैच बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो प्लीज मेरे ऊपर अपने प्रिविलेज मैजिक का इस्तेमाल मत करना। तुम्हें किसने कहा कि तुमसे मैं लड़ने वाली हूँ, तुमसे तो मेरे तो डीमन लड़ेंगे। और ऐसा बोलते ही वो वहाँ पर 2 डीमंस को समन कर देती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि इनको आज तक कोई नहीं हरा पाया है, और अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। चैलेंज के शुरू होते ही वो डीमन स्टैच को काफी ज्यादा मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। तब लिच उन दोनों से बोलती है कि इसे वापस जाकर जेल में पटक दो, और फिर वो अपने घर आ जाती है। तब यहाँ पर उससे मिलने उसका बड़ा भाई ब्रैज जाता है और बोलता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और यहाँ वो दोनों डीमन स्टैच को जेल में फेंकते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें मरना नहीं है तो उस बटन को दोबारा मत दबाना। और उनके ऐसा बोलते ही स्टैच उस बटन को दोबारा दबा देता है। और यहाँ दूसरी तरफ लिच से ब्रैज बोलता है अगर वो कोई घुसपैठिया होता तो मुझे कब का मरवा देती। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। नहीं, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप गुस्सा जरूर करोगे। तभी यहाँ उनमें से एक डीमन आकर बोलता है आपने जो नया कैदी लाया है, ओह सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। क्या कहा, नया कैदी? और इसके बाद हमें ये डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन डॉक्टर फ्रैंक के फ्यूमी को चेक कर रहा होता है और बोलता है मुझे गोस्ट के बारे में काफी कुछ पता है, और इसको देखकर लगता है कि ये वैम्पायर और गोस्ट का मिक्सचर है। लेकिन इसने अगर और वैम्पायर ब्लड कंज्यूम नहीं किया तो ये मर सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये वैम्पायर ब्लड कंज्यूम करती जाएगी ये भी वैम्पायर बनती जाएगी, और अभी ये पार्ट टाइम वैम्पायर है। और जब ये स्टैच के सारी पावर्स के ब्लड को कंज्यूम कर लेगी तब ये खुद एक वैम्पायर बन जाएगी, और ऐसा वैम्पायर जो कि इस पूरे डीमन वर्ल्ड में नहीं देखा गया होगा। तब वो बोलता है तुम कह रहे हो कि ये उसकी सारी पावर ले लेगी, ऐसे तो स्टैच मर जाएगा। नहीं, स्टैच मरेगा नहीं, वो बस इसके अंदर जिंदा रहेगा, और बस यही एक आखिरी तरीका है इसको जिंदा रखने का। और यहाँ दूसरी तरफ एप्रोपोलिस में वो दोनों डीमन स्टैच के पास उसके बड़े भाई को ले आते हैं और बताते हैं कि ये 10 बार से भी ज्यादा चैलेंज बटन को दबा चुका है, लेकिन पिटने के बावजूद ये दोबारा बटन दबा देता है। तब ब्रैज स्टैच के पास जाकर उसे एक मैजिकल ब्लड से शूट कर देता है, जिससे स्टैच को होश आ जाता है। तब ब्रैज उसे बताता है कि मैंने तुम्हें एक ऐसी ब्लड से शूट किया है जिससे तुम पूरे रिकवर हो जाओगे। ऐसे स्टैच, मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आई। लेकिन स्टैच बोलता है लेकिन काश मैं भी ऐसा बोल पाता। वैसे ये बुक जिसमें लिखा है कि इंसानों को दोबारा कैसे जिंदा किया जाता है वो तुमने ही लिखी है, तो मुझे इसके अंदर से वो तरीका बताओ जिससे मैं इंसानों को जिंदा कर पाऊँ। और तुम्हारे बताते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और यहाँ दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में फ्यूमी को गायब होता देखकर वुल्फ और वो एनिमल काफी ज्यादा डरे होते हैं। तभी यहाँ बेल आ जाती है और बोलती है हे फ्रैंकिन, तुम इन्हें सच क्यों नहीं बताते कि फ्यूमी को बचाने का एक और तरीका है। और ये सुनते ही वुल्फ फ्रैंकिन को नीचे गिराता है और बोलता है तुम इतनी देर से हमें बुद्धू बना रहे थे। और यहाँ एप्रोपोलिस में ब्रैज बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, क्या पता तुम किस तरह के इंसान को जिंदा करो। क्या वो एक वर्जन लड़की है जिसका तुम ब्लड सक करना चाहते हो? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। और वैसे भी मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम मुझे तरीका बताओगे? मैं उसके बारे में सोचूंगा। नहीं, तुम नहीं सोचोगे, तुम मुझे हमेशा ही बेवकूफ बनाते हो। और इन दोनों का ऐसा बात करते देखकर लिच को काफी ज्यादा जलन होने लगती है और वो चिल्लाकर बोलती है मुझे नहीं लगता कि स्टैच कोई प्योर ब्लडेड वैम्पायर भी है, वो मेरे इन दोनों डीमन को हरा भी नहीं पाया।
मुझे नहीं लगता कि वो हमारी तरह नोबल है। तब ब्रैज बोलता है, नहीं, स्टैच एक पूरी तरह से प्योर ब्लडेड वैम्पायर और एक नोबल फैमिली से है। बड़े भाई, मैं वो थी जो आपके साथ हमेशा खड़ी रही थी और मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये मेरे जितना ताकतवर भी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारा बड़ा भाई भी है। आप हमेशा ही उसकी साइड क्यों लेते हो? उसके जाने के बाद मुझे लगा आप मुझ पर ध्यान दोगे, लेकिन आप हमेशा ही उसकी फोटो को देखा करते थे और चिंता करते थे कि वो डीमन वर्ल्ड में कैसा होगा। तब ब्रैज लिच के पास आता है और बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ लिच। आप झूठ बोल रहे हो, आपको तो मेरी पसंद के बारे में भी नहीं पता। आप नहीं जानते मैं कैसा फील करती हूँ और आज भी आप मुझसे नहीं बल्कि स्टैच से मिलने आए हो। अच्छा, मैं समझ गया, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो लिच। और स्टैच मैं तुम्हें इंसानों को जिंदा करने का तरीका सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम्हें नहीं पता कि ये पूरा डीमन वर्ल्ड वाइप आउट हो सकता है सिर्फ की एडजस्टमेंट की वजह से। आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब ब्रज बोलता है, मैं काफी समय से डीमन वर्ल्ड के एक स्पेसिफिक जगह पर नजर रखे हुए था और तब मुझे एक आर्टिफिशियल डीमन नंबर 9 दिखा और यहाँ डीमन वर्ल्ड में वुल्फ बोलता है, तब तुम इतनी देर से हमें बेवकूफ बना रहे थे। मेरे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं था, मैं काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ। मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक आर्टिफिशियल डीमन नंबर 9 बना दिया है। बिना डाउट के वो मेरा सबसे बेस्ट क्रिएशन है, लेकिन अब वो एक मुसीबत बन चुका है। मैंने मॉन्स्टर्स की बॉडी को इकट्ठा कर एक अलग ही मॉन्स्टर बना दिया, लेकिन उसकी बॉडी अपनी पावर्स को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती और उसे इसलिए ऐसे बॉडी पार्ट्स चाहिए जो कि पावर को कंट्रोल कर सके। और मैंने उससे कहा कि अब मैं उसके लिए ऐसी बॉडी नहीं ढूंढ पाऊंगा और तब वो खुद से ही अपने लिए बेस्ट बॉडी पार्ट ढूंढने के लिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। और उसी दिन पहली बार मुझे भी पता चला कि आर्टिफिशियल डीमन टेलीपोर्टेशन पावर को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अपनी इनर बॉडी के साथ पूरे डीमन वर्ल्ड में घूम रहा है और पूरे डीमन वर्ल्ड के लिए खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे वो उसे पूरा खत्म कर देगा। और इसीलिए उसे रोकने के लिए मैं स्टैच की बॉडी का इस्तेमाल करने वाला था। तब वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन तुम नहीं जानते वो कितना ज्यादा ताकतवर है। वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन मैं उसे हरा दूंगा। तुम बस फ्यूमी को ठीक करो। तब फ्रैंक उसके सामने शर्त रखता है कि जब तक वो उस डीमन को नहीं हराएगा वो फ्यूमी को पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा। तब एनिमल उससे बोलती है कि अभी तो इसे ठीक करो। तब फ्रैंक ये बोलता है, मैं इसे आधे दिन तक जिंदा रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ आधा ही दिन है उसे रोकने के लिए। और इसके बाद हम आर्टिफिशियल डीमन को देखते हैं जो कि एक डीमन को डराते हुए बोलता है, हे तुम्हारे पैर काफी ज्यादा मस्त हैं, क्या मैं उन्हें ले लूं? और ऐसा बोलकर वो उसके पैरों को उखाड़ डालता है। इसके बाद हम एप्रोपोलिस का सीन देखते हैं। ब्रैज स्टैच से बोलता है और अभी वो आर्टिफिशियल डीमन नॉर्थन साइड में है, तो आखिर अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अभी जिस हालत में तुम हो वैसे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या हो अगर मैं वो बुलेट तुम्हारे दिल से निकाल दूं? तुम्हें वो बुलेट याद तो है ना? हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि तुम मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम अब भी वही सोचते हो। खैर छोड़ो, तुम्हें ये पत्थर तो याद है ना जिस पर तुमने अपनी ट्रिक करी थी? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ याद नहीं। अरे यार, मैं ही याद दिलाता हूँ। ये पत्थर पहले 5 मीटर बड़ा था, लेकिन तुमने ही इसे अपनी पावर से छोटा कर दिया। उस समय मैं तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट किया करता था तुम्हारे अंदर की पावर को अनलॉक करने के लिए, लेकिन मैं उसमें नाकाम हो गया था। पर ये झूठ है, असल में मैं कामयाब हो चुका था, लेकिन मैं अभी भी उसे अपनी नाकामयाबी ही मानता हूँ, क्योंकि जब भी तुम अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करते थे तुम्हारी नाक से खून आने लगता था और तुम बेहोश हो जाते थे, और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता तो तुम मर जाते। इसीलिए मैंने वो मैजिकल बुलेट बनाई ताकि तुम अपनी पावर को कंट्रोल में कर सको। लेकिन अब तुम्हारी बॉडी इस काबिल हो चुकी है कि तुम उन पावर को कंट्रोल कर सको, तो अब मैं वो बुलेट निकालने वाला हूँ। पर तभी स्टैच बोलता है, नहीं, मुझे उस बुलेट को नहीं निकलवाना। मुझे पता है कि तुम उस बुलेट को इसलिए निकाल रहे हो ताकि मैं उस आर्टिफिशियल डीमन को मार दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आखिर इतनी मेहनत कौन करे? अच्छा ऐसी बात है। हे लिच, तुम उन दोनों डीमन को समन करो। और लिच डीमन को समन कर भी देती है। तब ब्रैज उन्हें ऑर्डर देता है कि स्टैच को किल कर दो। और यहाँ डीमन वर्ल्ड में वो उससे पूछता है, आखिर मेरे पास एग्जैक्टली कितना टाइम है? जिस पर फ्रैंक बताता है, जितने मेरे पास ये ड्रिंक है मैं हर घंटे में ये मैजिकल ड्रिंक फ्यूमी को पिलाता रहूंगा, और इससे तुम समझ जाओ कि तुम्हारे पास बस आधा ही दिन है। और जिसके बाद फ्रैंक की एक बोतल फ्यूमी को पिला देता है और फ्यूमी को होश आता है, वो ठीक हो जाती है। और तब वो बोलती है, हम तो यहाँ वुल्फ के साथ थे, आखिर वो कहाँ है? तब फ्रैंक बताता है कि वो किसी जरूरी काम से नॉर्थन साइड गया है। यहाँ वुल्फ आर्टिफिशियल मॉन्स्टर को ढूंढने आया होता है। बेल उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिस पर वो बोलता है, मैं यहाँ के टेरिटरी बॉस को चैलेंज करने वाला हूँ। जिसके बाद वो सच में टेरिटरी बॉस को चैलेंज कर देता है, जो कि एक पिग होता है। वुल्फ बोलता है,
लगता है वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया क्योंकि यहाँ का लीडर एक पिग है और ये सुनते ही वो मोटा पिग उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वुल्फ काफी तेजी से उस पर अटैक करके उसे दीवार में भिड़ा देता है और बोलता है तो अब से ये टेरिटरी भी मेरी हुई। पर तभी वो पिग वापस से उठकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आर्टिफिशियल मॉन्स्टर उसे बीच में से चीर देता है और आर्टिफिशियल मॉन्स्टर की ऐसी पावर देखकर वुल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर पॉलिश में वो दोनों डीमन स्टैच का पीछा कर रहे हैं और स्टैच बोलता है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ब्रैज बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, तुम ना चाहकर भी मेरे को मना नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर वो उसके दिल से उस बुलेट को निकाल देता है, जिसके बाद उसकी पावर ओवरफ्लो होने लगती है और उसकी पावर के ओवरफ्लो होते ही उन दोनों डीमन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और लिच बस देखती ही रह जाती है।